तो स्टार्ट करेंगे फुल लेंथ टेस्ट की। फुल लेंथ टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कंप्लीट सिलेबस टेस्ट होगा। ओके, सो ये हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12 है, बट मेरी जो सीरीज़ है उसमें ये 7 या फिर 8 नंबर पे आता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम, सो स्टार्ट की जाए। कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन फ्रॉम प्री हड़प्पन टू मैच्योर हड़प्पन कल्चर इज बेस्ट एविडेंट एट दिस साइट द एक्सकवेशन वेयर कंडक्टेड बिटवीन 1959 and 1969. 4 stages of Indus Valley civilization are clearly exhibited here: pre-Harappan, early Harappan, mature Harappan and late Harappan. With reference to the stages of evolution of Indus Valley civilization, which of the following sites is being described above? हमसे पूछा है कि जो प्री हड़प्पन है, अर्ली हड़प्पन है, मैच्योर हड़प्पन है और लेट हड़प्पन, ये चारों के चारों स्टेजेस हमको कौन से साइट पे देखने को मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। जो अमरी है ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे हमारे को प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन, ये चारों साइट देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर पपिलाडा एंड सोनाका रिलेट्स टू अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है उसमें हमारे पास पपिलाडा एंड सुनका के बारे में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू वैदिक पीरियड which of the following statements are correct? The Aryans migrated to India in several waves. The earliest wave is represented by the Rigvedic people. बिल्कुल सही है। The Aryan soldiers were probably also equipped with coats of vermin. ये भी सही है। देखो ये टेक्स्ट है, आपको आर्यंस के बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मेंशन है कि साफ दे आर इक्विप्ड विथ कोट्स ऑफ वर्मन एंड दे हैड ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल से, बिकॉज दे आर ट्राइबल पीपल इन विच द मिलिटरी एलिमेंट्स वॉज स्ट्रॉन्ग वाइल देर इज नो सिविल सिस्टम और टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी सही है। वज्रपति आर द ऑफिसर हु एंजॉयड ऑथोरिटी ओवर अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड और पास्चर लैंड। ये भी सही है। जो वज्रपति थे वो कौन थे? वज्रपति है ना, ये ऑफिसर्स थे। ये वज्रपति कौन से? ऑफिसर्स थे जो कि लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड में ऑथोरिटी इंजॉय करते थे। तो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल दी 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टवदिन्स इज सेंट्रल राउंड ऑफ आइडिया, इज सेंट्रल राउंड द आइडिया। ओके, स्टवदिन इज centered around the idea spumb athi, that is all things exist. Kanishka was the patron king of this school which flourished in the Kashmir and Gandhara. बिल्कुल सही है। जो ये स्टार्वास्टिविदिन है, इसका मतलब क्या होता है? कि सब चीज़ पहले से था, भगवान ने नहीं बनाया, ऐसा इसका मतलब होता है स्टार्वास्टिविदिन का। ठीक है, एंड इट इज सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ सबम मतलब सब कुछ, अथि मतलब एग्जिस्ट करता था पहले से। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट। कनिष्का वॉज द फॉलोअर ऑफ दिस। सेकेंड है, द महासंघिका फिलोसफी is opposed to the fundamental threefold division of dharmas into good, evil, indeterminate, that is avyakrita made by the Starvadins. बिल्कुल सही है। जो महासंघिका थे वो ये नहीं बोलते थे, वो नहीं मानते थे, वो अपोजिट बोलते थे, वो अपोज करते थे किसको? स्टार्वदिन्स को।
सो करेक्ट हमसे पूछा है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सो दोनों बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद रेफरेंस टू लेटर वैदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, पाला घाला मैसेंजर सेस्टा चैम्बरलिन करेक्ट है, एंड अश्कावपा कलेक्टर ऑफ टैक्सेस ये गलत है, और पाला गला भी गलत है बिकॉज। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है लेटर वैदिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है, पलाघला मतलब मैसेंजर होता है, बिल्कुल सही है। लेटर वैदिक पीरियड में पलाघला मतलब क्या होता है, मैसेंजर। शस्ता मतलब चैम्बरलिन होता है, चैम्बरलिन मतलब रॉयल, जो रॉयल हाउस होल्ड के जो गार्ड्स होते हैं है ना, उनकी चीफ को क्या बोलते हैं, उनकी चीफ को बोलते हैं शस्ता, ठीक है। एंड अश्कावपा कलेक्टर ऑफ टैक्सेस नहीं होते, अश्कावपा जो थे है ना वो क्या थे, अकाउंटेंट्स। सो फर्स्ट इज हमारे पास फर्स्ट से सेकंड करेक्ट है, हमसे करेक्टली मैच पेयर बोलते, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउंट अगैरस फेस्टिवल, माउंट अगैरस फेस्टिवल जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, माउंट अगैरस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू जैनिज्म। ना क्वेश्चन नंबर 7 है, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम, रत्नामाला दैट इज रत्नामाला अदना is a text of Loktavarda school of early Buddhism. It describes itself as being a historical preface to the Buddhist monastic code. ये गलत है। It is an ethnology in Sanskrit of 100 Buddhist legend approximately dating to the same time as अश्कावदना, गलत है। सो अशोकावदना ये भी गलत है। सेकेंड, इन संस्कृत okay, it is an Sanskrit ethnology of Buddhist Avadana tale, many originating in Mula Shravastadin Vinaya text. ये भी गलत है। A collection of Buddhist stories अवदना, ठीक है ना, स्टोरीज का मतलब होता है अवदना, बिलोंगिंग टू महायाना ट्रेडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रत्नामाला अवदना मीन्स स्टोरी, ठीक है। तो ये क्या है, एक कलेक्शन है स्टोरीज़ का, बुद्धिस्ट स्टोरीज़ का, है ना, जो कि महायाना बुद्धिज़्म से बिलोंग करता है। महायाना बुद्धिज़्म मतलब ऐसा बुद्धिज़्म जो कि गॉड पे बिलीव करता है, यार बोलते हैं बुद्धा इज गॉड, और यही बाद में वज्रयाना बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब यही जाके गिव राइज दिया टू दी वज्रयाना बुद्धिज़्म। इट इज़ क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज़ एसेंशियली अ पोइटिक फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन एक्सटेंडेड प्रेजेंटेशन स्टाइल, हैज़ 4 पार्ट और stanzas. The composed verses are preceded by exposition called alap and usually the longest portion of the performance. The performance is typically carried out by 1 or 2 male vocalists accompanied by tanpura and pankhawaj. Tanpura and pankhawaj. Although originally compositions were written in Sanskrit, they are usually written in Braj Bhasha, sometime in Punjabi and Rajasthani, Bengali, Urdu. The above passage relate to, तो ये जो ये बात की गई है इस चीज़ों की, ये पोइटिक फॉर्म में था, ये सब ध्रुपद की बात की गई है। ध्रुपद इज़ अ म्यूजिकल फॉर्म, तो ये सब चीज़ें उसके बारे में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विथ रेफरेंस टू टैक्सेशन सिस्टम ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ज़कात, क्या ज़कात इरिगेशन टैक्स था? खाम टैक्स ऑन माइन, यस, खाम इज टैक्स ऑन माइन बट ज़कात इज नॉट इरिगेशन टैक्स। खराज इज नॉट अ टैक्स ऑन ग्रेजिंग लैंड, इट इज अ टैक्स ऑन कल्टिवेबल लैंड। ज़कात जो था, ज़कात टैक्स था ऑन लैंड ऑफ मुस्लिम्स,
ना, जनरली ये रिलीजियस पर्पस के लिए था, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए था। ओके, सो करेक्टली मैच पेयर इज ओनली वन पेयर, दैट इज स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर 2 is correct. In the context of land revenue system of Mughals, Khunkhut system was a simple method of crop sharing in which the produce was arranged into heap and divided into 3 shares, one of which was taken by the state. An old prevalent method in which estimates was made on the basis of an actual inspection on the spot. A rough calculation was made on the basis of the past revenue receipts of the peasant. A decennial average fixed as demand of the revenue. तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या पूछा है, खनखत सिस्टम क्या होता है। तो खनखत सिस्टम इज अ ओल्ड प्रिवेलेंट मेथड। What is Khunkhut system? Khunkhut system is a old prevalent method in which estimates were made on the basis of an actual inspection on the spots. ठीक है ना, ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन होता है और उसके बेसिस में एस्टिमेट किया जाता है। इट्स कॉल्ड खुनखुत सिस्टम। ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम ही है, ठीक है, कितना रिवेन्यू लेना है वो लैंड को देख के किया जाता है डिसाइड। क्वेश्चन नंबर 11 है, ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाय द आइडोलेट्री ऑफ ज्योग्राफी बट promoted by the love of mankind. I love India, but India is an idea and not a geographical expression. Returning his knighthood, he wrote to Viceroy Lord Chelmsford, the very last I can do for my country is to take all consequences upon myself by giving voice to the protest of millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. With reference to Indian national movement, the above passage is related to which of the given personalities? तो ये नाइटहुड को जो वापस कर दिया वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। मेनली इसको लिखा गया जलियांवाला बाग जो मैसाकर हुआ था उसके बाद में। With reference to the India's first freedom struggle, the revolt of 1857, consider the following passage. During the revolt, he led the movement in Allahabad. Who led the movement in Allahabad? इसके आगे अगर आपको पता है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। So, who led the movement in Allahabad? मालवे लियाकत अली। Consider the following. Immediate release of all political prisoners non-convicted of violence, remission of all fine collected, right to make salt for sale, a public inquiry into the police accession. With reference to Gandhi-Irwin Pact, which of the above given demands इरविन ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एग्रीड ऑन? ठीक है, जो गवर्नमेंट ने जो डिमांड रखा था इरविन के सामने, इसमें से किस पे माना? सिर्फ और सिर्फ पहले माना था जो कि इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स विच आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, है ना। इसने बात नहीं माना था कि हाँ ऑल दी फाइन को वापस कर दिया, उस पर भाई अंग्रेज कैसे बात मानेंगे, पैसा जो कलेक्ट किया उसको वापस नहीं देंगे। एंड राइट टू मेक सॉल्ट फॉर सेल, भाई तुम खुद के लिए बनाना मुश्किल हो रहा था यहाँ पे, सेल करने के लिए बनाओगे ऐसा वो परमिशन नहीं देंगे। एंड पब्लिक इंक्वायरी टू द पुलिस, भाई खुद ही उनको पुलिस को खुद की जेब में खुद के ऊपर से नहीं इंक्वायरी करवाएंगे वो, सो इतने भी अच्छे नहीं है वो। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा ओनली वन डिमांड। With reference to modern history of India, arrange the following events in chronological order, starting from the earliest. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 के नवंबर में हुआ था। गांधी जी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1924 में। 1925 में जो बेलगांव सेशन हुआ था उसमें ये प्रेसिडेंट थे। नेशनल प्लानिंग कमिटी बाय सुभाष चंद्र बोस, ये 1938 में बना था। तो अर्लीस्ट से हमको अरेंज करना है, सबसे पहले क्या जाएगा 2 फिर 1 फिर 3 213 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड लैंसडाउन विच ऑफ द डेवलपमेंट टुक प्लेस, है ना। लॉर्ड लैंसडाउन के समय कौन सा डेवलपमेंट हुआ था? करेक्ट हमसे पूछा है
तो जो फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट है 1981 को किसके अंदर आया था? फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट ये आया था लॉर्ड रिपन के अंदर। अच्छा आदमी था ये। सेकेंड फैक्ट्रीज एक्ट, हाँ जो सेकेंड फैक्ट्रीज एक्ट था वो लॉर्ड लैंसडाउन के अंदर आया था। और जो आर्म्स एक्ट था, खराब आदमी था लिट्टन, तो लिट्टन के अंदर आया था ये। सो हमसे लैंसडाउन के अंदर पूछा तो एक ही डेवलपमेंट है जो कि लैंसडाउन के अंदर आया था, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2 सेकेंड फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1891 विथ रेफरेंस टू स्वामिनी इन्वेस्टमेंट फंड। स्वामिनी इन्वेस्टमेंट फंड की बात करनी है अपने को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट इज़ अ सोशल इम्पैक्ट फंड स्पेसिफिकली फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटिंग स्ट्रेस्ड एंड स्टॉल्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही है। जो स्ट्रेस्ड और स्टॉल रुके हुए और जो ऐसे लग रहा है कि ठीक से ना हो पाए उनके लिए बनाया गया है इसको। इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्वामी है इन्वेस्टमेंट फंड को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको क्या किया था? कंप्लीट इसको इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्पॉन्सर किया था। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। परिवेश पोर्टल इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग प्रपोजल्स सीकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लियरेंस। परिवेश पोर्टल जो है वो कौन कौन से टाइप ऑफ क्लियरेंस को देखता है? एनवायरमेंटल क्लियरेंस बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट क्लियरेंस ये भी सही है। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस हाँ ये भी सही है। कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस हाँ ये चारों के चारों जो है चारों को जो परिवेश पोर्टल है, परिवेश पोर्टल जो बनाया गया है इसमें ये सब चीज़ की क्लियरेंस मिलती है। सो करेक्ट इज 1 2 3 4। ना क्वेश्चन नंबर 8 है a G20 expert group on strengthening multilateral development banks was constituted recently. Which one of the following statement is not correct in the context of multilateral development bank? Multilateral development banks MDBs के बारे में से पूछा है कि गलत क्या है? MDBs are financial institution established by multiple member countries and fall under international law. बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ फॉर्म ऑफ MDB। नो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक नहीं है, एक सेंट्रल बैंक है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस इन इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की बात करनी है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस इज अ रिकॉग्नाइजेशन स्कीम इनिशिएटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC in 2017 to empower higher education institution and help them become world class teaching and resource institution. ये सही है। Institute of Eminence are free from most UGC regulation which are binding on other universities. ये भी सही है। And they're required to adhere to UGC mandated curriculum. No. देखो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं तो उनको छोटी मोटी चीज़ों पे तो बाधा, क्योंकि यूजीसी बहुत सारे गाइडलाइंस रेस्ट्रिक्ट करता है, रेगुलेशन रखता है, तो उसको ज़्यादा बाइंडिंग है। बाकी सब में इसमें बाइंडिंग नहीं, तभी तो क्या करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बन पाएगा। और ये मैंडेटेड नहीं है, अपने हिसाब से ये काम कर सकता है। इट इज़ नॉट मैंडेटेड टू अडहियर टू द UGC मैंडेटेड करिकुलम। सो ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन नंबर C। ना क्वेश्चन नंबर 20 है AFINDEX 2023 is a second Africa-India joint exercise that focuses on humanitarian mine assistance and United Nations peacekeeping operation. India-Africa Defence Dialogue on the sideline of DEF Expo 2022 led to adaptation of Gandhinagar Declaration to enhance cooperation in the field of training and military exercise. बिल्कुल सही है दोनों। हमारे पास जो AFINDEX हुआ था वो दोनों, यही दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट पूछा। देखो जनरली ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो जनरली सही होते हैं। यहाँ पे देखो कहीं पे अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपने एक बार इसको रीड किया, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स डायरेक्ट उठाए जाते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से, तो यहाँ पे चांसेस सही हो। कुछ अजीबो लगे ना, कुछ जहाँ पे आपको खटके तो वहीं पे गलत होने के चांसेस है, बट यहाँ पे जनरली ये सही होते हैं, बिकॉज पूरे स्टेटमेंट ऐसे नहीं आते जो गलत हो जाए। ठीक है ना, तो ये सही होते हैं ऐसे जनरली, क्योंकि वेबसाइट से उठाए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विद रेफरेंस टू वेरियस टाइप ऑफ क्लाउड्स। हमको बात करनी है वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीरस क्लाउड और रेन बियरिंग क्लाउड। नो, सीरस क्लाउड तो धुंधले जो पतले पतले जो हवा में पंखुड़ी के जैसे जो क्लाउड सबसे ऊंचे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सीरस क्लाउड। एंड देयर ऑलवेज ब्लैक एंड
डार्क ग्रीन करना, ये क्यूमुलस क्लाउड हो सकते हैं या फिर निम्बस क्लाउड हो सकते हैं, जो कि हमारे पास रेन बेयरिंग क्लाउड होते हैं। सीरियस क्लाउड आर नॉट रेन बेयरिंग, दे आर फेदर लाइक क्लाउड्स, देना जब बहुत ऊपर में होते हैं तो बारिश नहीं कराते। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। क्यूमुलस क्लाउड एग्जिस्ट इन पैचेस, बिल्कुल से क्यूमुलस मतलब ऐसे पैचेस में एग्जिस्ट करते हैं, और सीरियस मतलब ऐसे लकीर की फॉर्म में। सो सीरियस आर फेदर लाइक क्लाउड्स एंड दे आर नॉट रेन बियरिंग। क्यूमुलस मतलब गुच्छे में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड कैन बी सीन स्कैटर्ड हियर एंड देयर, सही है। स्ट्रेटस क्लाउड आर जनरली फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और द मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर, ये सही है। निम्बस क्लाउड्स आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रेज ऑफ सन, बिल्कुल सही, बिकॉज निम्बस जो होते हैं वो वाटर बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, यहाँ बारिश कराते हैं, रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, तो यहाँ पे इनके ऊपर से ऐसे रेस पार नहीं हो पाती, सन रेस पार नहीं हो पाती, सो दे आर ओपेक। करेक्ट हमसे पूछा था, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट गलत जाएगा, बिकॉज जो स्टेटस है वो कैसे होते हैं, वो फेदर लाइक होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स करंट एंड रीजन। हम्बल्ड करंट, जिसको हम पेरू करंट भी बोलते हैं, वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मिलेगा क्या? नो, ये साउथ पैसिफिक ओशन में मिलेगा। लैब्राडोर करंट नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिलेगा क्या? बिल्कुल सही है। जो अपने पास सपोज ये अपने पास नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है ना, तो यहाँ पे लैब्राडोर करंट ब्लो करता है। गल्फ स्ट्रीम, इधर से लैब्राडोर करंट, इधर से गल्फ स्ट्रीम, इधर से लैब्राडोर करंट। फाकलैंड, ये साउथ, यहाँ फाकलैंड आइलैंड, तो यहाँ पे साउथ पैसिफिक में नहीं, साउथ अटलांटिक में ये ब्लो करता है, साउथ एटलांटिक। सो फोर्थ है अगुल्हास करंट इंडियन ओशन में रहता है कि? बिल्कुल सही है। अगुल्हास करंट जो है वो इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। हमसे पूछा नॉट करेक्टली मैच, तो 1 and 3 इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछे तो ओनली 2 पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज और शेयर बॉर्डर विद मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? तो ट्यूनीशिया करता है क्या? बिल्कुल करता है। बोस्निया करता है, अल्बानिया करता है, अल्जीरिया करता है, इजिप्ट करता है, ठीक है, इजिप्ट करता है, सीरिया करता है, लेबनान करता है, इज़राइल, सीरिया, लेबनान, और ऊपर में इटली, पूरा का पूरा इटली, और इधर हमारे पास अल्जीरिया हो गया, तुनिशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, है ना, मोरक्को हो गया, उधर मॉन्टेनेग्रो हो गया, मॉन्टेनेग्रो के बाद बोस्निया, सोल्वीनिया, क्रोएशिया, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं? शेयर करते हैं बॉर्डर। और भी बहुत सारे हैं, बट ये मेन कंट्रीज, तो करेक्ट हमसे भी मैप देख लेना इसका। चारों कंट्रीज जो है वो क्या करते हैं? ट्यूनीशिया तो है, बोस्निया भी है, अल्बानिया भी है, अल्जीरिया भी है। ये बोस्निया, अल्जीरिया इज यूरोपियन कंट्री, अल्जीरिया इज अफ्रीकन कंट्री। सो ऑल द 4 कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ मेडिटेरियन सी। क्वेश्चन 24 है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो अपने पास जो पाइरेनीज है ये कहाँ पे है? जो पाइरेनीज है वो स्पेन और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। जो उरल्स हैं वो रशिया और अफगानिस्तान वाले रीजन में है, मतलब जो एशिया और यूरोप के बीच में है। सो रशिया और अफगानिस्तान बोल देते हैं। और एपिनीज जो है वो इटली के अंदर है। एपिनीज आर द माउंटेन रेंज इन इटली। करेक्ट हमसे पूछा सबसे वेस्ट में क्या हो गया? पाइरेनीज 3, फिर एपिनीज इन इटली एंड देन उरल माउंटेन जो है एशिया, यूरेशिया वाले रीजन में, जहाँ पे दोनों कोलाइड करते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा है 3, 1, 2, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है विथ रेफरेंस टू इंडो नॉर्डिक कोऑपरेशन इन आर्कटिक रीजन एंड टू अ रिसेंट सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट एट कोपेनहेगन, जो कि कहाँ पे है? डेनमार्क के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज फॉर्म द पार्ट ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज, तो नॉर्डिक कंट्रीज में कौन आता है? डेनमार्क आता है, बिल्कुल सही है। फ्रो आइलैंड भी आते हैं, एलैंड भी आता है, स्वीडन आते हैं। चारों के चारों जो कंट्रीज़ हैं वो किस में आते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा है ऑल द 4 कंट्रीज। क्वेश्चन 26 है इंडिया विल बी
टेकिंग ओवर वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो वेस्ट सेती जो पहले चाइना जिसको बना रहा था, अब उसको बनाएगा नेपाल में बनाएगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27 है विथ रेफरेंस टू स्टेटमेंट विथ ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्लेट्यू सिस्टम इन इंडिया। प्लेट्यू सिस्टम, द पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्सटेंड टू मेघालय प्लेट्यू। बिल्कुल सही, जो मेघालय प्लेट्यू है वो डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, टूट के उधर चला गया। ब्लैक सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड इज मेनली फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। वेरी फर्टाइल है, डेक्कन प्लेट्यू में पाया था, ये भी सही है। डेक्कन प्लेट्यू रिसीव लेस रेनफॉल देन वेस्टर्न घाट्स। यार वेस्टर्न घाट्स सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव करते हैं, डेक्कन प्लेट्यू में बारिश नहीं होती बिकॉज वो एक्ट करते हैं एज अ बैरियर। करेक्ट हमसे पूछा है तीनों के तीनों स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ना क्वेश्चन 28 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। नर्मदा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। बिल्कुल से जो अमरकंटक हिल है वहाँ से ओरिजिनेट करता है सोन नर्मदा, सो इट इज अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। लोकतक लेक, यहाँ पे क्या होता है एक पॉइंट से सारे निकलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। उसके बाद लोकतक टेक इज एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम। लोकतक टेक में क्या होता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम की, बिकॉज बहुत सारी नदियाँ आके लोकतक लेक जो कि वेटलैंड है मणिपुर के अंदर, वहाँ पे जाके क्या होता है ये ख़त्म हो जाते हैं। सो करेक्ट है सेकंड भी। करेक्ट हमसे पूछा है बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 29 है कंसिडर द फॉलोइंग मंजीरा, प्रणहिता, वर्धा एंड घाटप्रभा। विच ऑफ द अबव गिवन रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो जो घाटप्रभा है वो गोदावरी का ट्रिब्यूटरी नहीं है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। जो मंजीरा है, प्रणहिता है, वर्धा, ये तीनों के तीनों ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। बट जो घाटप्रभा है इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। तो हमसे नॉट द ट्रिब्यूटरी पूछा है, तो ओनली वन रिवर दैट इज द घाटप्रभा इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 30 है विथ रेफरेंस टू एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन ओनली रिफर्स टू सॉइल टाइप। नो, इट डज नॉट ओनली रिफर्स टू सॉइल टाइप। ये जो है उस जियोग्राफिकल रीजन मतलब जो वहाँ पे जो पेड़ पौधे उग रहे हैं उसको भी ये बताता है। डिलिनेटिंग एग्रोक्लाइमेटिक रीजन हेल्प इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है। नॉट करेक्ट हमसे पूछा है, नॉट करेक्ट, सो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब रटून क्रॉपिंग। रटून क्रॉपिंग क्या होता है ब्रो? रटून क्रॉपिंग मतलब इट इज़ रिफर्स टू मल्टीपल हार्वेस्ट सिस्टम। रटून क्रॉपिंग में क्या होता है मल्टीपल हार्वेस्ट होता है क्या? बिल्कुल सही है। It refers to a multiple harvest system in which regenerating stubble of the stabilized crop in the field are managed for subsequent production। मतलब मल्टीपल हार्वेस्ट सिस्टम एक के ऊपर एक, मतलब समझ रहे हो ना, एक उगा लिए उसको बाद काटे बिना। जैसे यहाँ पर जो रीजनरेटिंग स्टबल है जो इसी को रहने देते हैं, इसी को घास फूस को, और इसको रीजनरेट करता है, ये फर्टाइल होता है, सर इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं फिर से उगाते हैं, इसको बोलते हैं रटून क्रॉपिंग। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। SFBs की बात करनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक की। करेक्ट हमसे पूछा गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक वे रिकमेंडेड बाय निचिकेत मोर कमिटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। बिल्कुल सही है। दे एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट लाइक कमर्शियल बैंक्स। ये भी सही है। दे आर रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यस, ये पब्लिक लिमिटेड बैंक्स हैं। बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 4th। क्वेश्चन नंबर 33 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF की बात करनी है। ऑल क्लाइंट्स ऑफ RBI आर एलिजिबल फॉर MSF। देखो जहाँ पे ऑलवेज, ऑल, नेवर, एक्सेप्ट, नो, ये सब आते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, एब्सोल्यूट वर्ड्स होते हैं, गलत होने के चांसेस हैं, और यहाँ पे गलत ही है। तो 99% चांसेस देखो कि हाँ गलत होगा, तो जहाँ पे समझना है कि क्या होगा तो गलत होकर आगे बढ़ जाना चाहिए, गलत है मान के आगे बढ़ जाना चाहिए। और यहाँ पे ये गलत ही है, बिकॉज नॉट ऑल क्लाइंट्स ऑफ RBI आर एलिजिबल फॉर MSF। देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोरोइंग अंडर द MSF बाय द बैंक्स। नो, यहाँ पे मिनिमम है भाई, मिनिमम भी है, मैक्सिमम लिमिट भी है, सो दिस इज इनकरेक्ट। नो बोला था, नो, गलत होने के चांसेस हैं।
सो फर्स्ट गट, सेकेंड गट, बैंक अंडर MSF कैन बोरो फंड यूजिंग SLR, दैट इज स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो सिक्योरिटीज। जो SLR सिक्योरिटीज है उनको रख के वो बैंक क्या कर सकते हैं, MSF से बोरो कर सकते हैं अंडर MSF। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली। क्वेश्चन 34 है, इट इज़ द रेट एट विच वन फैक्टर विल डिक्रीज टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी व्हेन अदर फैक्टर राइज। एक फैक्टर बढ़ेगा तो एक फैक्टर कम हो जाएगा उसी लेवल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसा रेट है, कैसा रेट है, ऐसा रेट है जिसमें एक जब बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, इस चीज को बराबर रखने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। 35 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन डिपॉजिटेड रिसीप्ट्स, IDRS की बात करनी है, इंडियन डिपॉजिटेड रिसीप्ट्स की बात करनी है। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हमसे करेक्ट नहीं पूछा, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। IDRS आर रजिस्टर्ड विथ PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। जो IRDS होते हैं वो PFRDA के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। IDRS और IDRs आर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। नहीं, ये चाहे तो लिस्ट हो जाए, चाहे तो लिस्ट ना हो, इनकी मर्जी। सो दिस इज इनकरेक्ट। वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट अ कंटिन्यूस ट्रेडिंग रिकॉर्ड और हिस्ट्री ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इट्स पेरेंट कंट्री फॉर एटलीस्ट 5 इमीडिएट प्रोसीडिंग ईयर्स, बिल्कुल सही है। अगर किसी को इंडियन डिपॉजिट रिसीट्स का पार्ट बनना है तो हमारे पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कंटिन्यूस ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स में होना चाहिए, है ना। हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में इन द पेरेंट कंट्री, जहाँ पे ओरिजिनेट किया है वहीं का, फॉर एटलीस्ट हाउ मच टाइम, फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3। क्वेश्चन 36 है, विथ रेफरेंस टू सिक्योरिटी मार्केट, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? ग्रीन शू ऑप्शन होता है ओवर अलॉटमेंट प्रोसेस। ओके, इट इज़ एन ओवर अलॉटमेंट प्रोविजंस फॉर कंपनी लिस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, ओवर अलॉटमेंट प्रोविजन होता है जो पहली बार जो लिस्ट कर रहे हैं उन कंपनीज के लिए। सो आंसर हो जाएगा बी, ग्रीन शू ऑप्शन इसको बोलते हैं। Now, with reference to currency deposit ratio CDR, consider the following statement. It is the proportion of total deposit commercial bank keeps as reserve in situation of the bank run. इसको self liquidity ratio बोलते हैं, ठीक है ना, CDR नहीं बोलते। जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो होता है वो ये होता है कि जो लोग हैं अपने पैसा को कितना रख रहे हैं बैंक के अंदर, जो करेंसी है उसको कितना रख रहे हैं बैंक के अंदर, उसको बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो। एंड इंक्रीज इन द CDR लीड टू इंक्रीज इन द लिक्विडिटी मार्केट, बिल्कुल सही है। अगर उसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा रखेगा, CDR रखा ज़्यादा पैसा वो बैंक किसी और को देगा लोन में, सो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल सही है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज लाइकली टू इंक्रीज ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, बिल्कुल सही है भाई। करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो होता है ज़्यादा देने के, जो है ना, लोग जो है ज़्यादा देते हैं करेंसी किसके समय, फेस्टिवल के समय, तो ये भी सही है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्टली मैच पूछा है तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। भाई करेंसी डिपॉजिट रेशियो मतलब क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, मोर CDR मतलब क्या समझ रहे हैं, मोर मनी इन द हैंड ऑफ द पब्लिक। CDR ज़्यादा का मतलब क्या है, मोर मनी इन द हैंड ऑफ पब्लिक। ओके, सो दिस इज करेक्ट। फेस्टिवल में लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन 38 है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट टू रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ट्रांसफर ऑफ यूज्ड गुड्स बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, द वैल्यू ऑफ लीजर इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल इट्स मोटर व्हीकल इन यूरोप, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेजरमेंट। ओके, ठीक है, तो जो पहला आइटम है गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट टू द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री,
ठीक है, जो रेसिडेंट है उनको गवर्नमेंट ने ट्रांसफरमेंट कर दिया तो वो हमारे नेशनल हमारे कंट्री से रिलेटेड नहीं है ना, उनकी कंट्री दे दिए तो नेशनल प्रोडक्ट हमारे में आएगा क्या, नहीं आएगा। सो इट इज़ एक्सक्लूडेड। ट्रांसफर ऑफ द यूज्ड गुड्स बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, रेसिडेंट मतलब दूसरे कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पे भी रेसिडेंट मतलब दूसरे कंट्री की बात हो रही है। सो जो दूसरे कंट्री की बात है वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट में नहीं आएगा। द वैल्यू ऑफ लीजर, लीजर मतलब जो दूसरे कंट्री को दिया जा रहा है वो भी हमारे देश में नहीं आएगा, नेशनल के अंदर नहीं आएगा। सो ये हमारे GNP का पार्ट नहीं होगा। बट जो इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी मतलब ये नेशन का पार्ट है भाई, तो यहाँ पे ये हमारे GNP के अंदर कैलकुलेट होगा, चाहे वो दूसरे देश के अंदर क्यों ना हो। सो इट इज़ नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम GNP कैलकुलेशन। सो हमारे पास जो 3 आइटम्स है दैट इज 1, 2, 3 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम GNP कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द कैपिटल डिप्रिसिएशन इज हाई इन अ नेशन then there will be progressive lesser difference between the gross domestic product and net domestic product। भाई याद रखना जो GNP होता है it is GDP minus depreciation and this depreciation is not of the capital depreciation। ये depreciation जो होता है वो losses को बताता है यार, ठीक है ना, not जो इन currency depreciation को बताता नहीं है। so this is incorrect। An increase in absolute and per capita real GNP does not indicate a higher level of economic development if poverty and unemployment increase। बिल्कुल सही है भाई, अगर अमीर आदमी के पास ज़्यादा पैसा आ गया, गरीब आदमी के पास कम ही पैसा है, तो उसको हम थोड़ी ना बोलेंगे कि हर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है। GNP तो बढ़ जाएगा बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट सही बोल रहा है। हमसे करेक्ट पूछा कि नॉन करेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट पूछा है। याद रखना क्या पूछा है, हमेशा याद रखना कि कोई से क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको अंडरलाइन जरूर करना, बिकॉज 10 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि ये खास करके बहुत तकलीफ होती है फिर बाद में। नॉट करेक्ट 1 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। बिल्कुल सही है। डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन आर द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन, बिल्कुल सही। यहाँ पे डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन सबका कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट्स मूवमेंट वेन एवर अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही है। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांशे इज इक्वल टू 0, नो इट इज़ नॉट 0 यार। ऑफिशियल ट्रांशे मतलब जो हम लोग रखते हैं IMF के अंदर वो 0 होता है क्या, नो इट इज़ नॉट 0। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे नॉट करेक्ट तो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग विथ लेस देन 20 ब्रांचेस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ दी अबव कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए PCA एप्लीकेबल नहीं है, पेमेंट्स बैंक के लिए भी PCA एप्लीकेबल नहीं है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन बैंक जो कि ऑपरेट कर रहे हैं लेस देन 20 ब्रांच, उन्हीं के लिए PCA अवेलेबल है। Question number 42 है, with reference to tax to GDP ratio, consider the following statement. Increasing custom duty on imported goods can increase tax to GDP ratio. अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी तो बिल्कुल सही है, टैक्स है। कस्टम ड्यूटी इज नथिंग बट टाइप ऑफ टैक्स, तो GDP रेशियो बढ़ जाएगा। टैक्स टू GDP रेशियो बिल्कुल सही है यार। डेवलप्ड नेशन हैव हायर टैक्स टू GDP रेशियो देन डेवलपिंग, बिल्कुल सही है। डेवलप्ड नेशन के पास ज़्यादा पैसा होता है तो उन लोगों से ज़्यादा पैसा वसूलता है। A higher tax to GDP ratio indicate pressure on the government to meet the fiscal deficit target। भाई अगर हमारे पास टैक्स ज़्यादा है मतलब लोग पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना, पैसा ज़्यादा कब देंगे, जब फिजिकल डेफिसिट टारगेट नहीं होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 43 है, विद रेफरेंस टू इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या है भाई, पहले ईयर कंपेरिजन में सेकेंड ईयर को देखना को बेस इफेक्ट कहते हैं। इट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इन द प्रीवियस ईयर ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इन द करंट ईयर। बिल्कुल से इन जनरल इन्फ्लेशन के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं बेस ईयर की, बट और उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, विद रेफरेंस टू जीरो कूपन बॉन्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ जीरो कूपन बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही है भाई, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है दैट डज नॉट पे इंटरेस्ट, बिल्कुल सही। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें हमारे पास जो इसको इशू किया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस एंड इट इज रिडीम एट द फेस वैल्यू। सो द गैप बिटवीन द रिडीम वैल्यू एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज व्हाट वी कॉल प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टर। ओके, सो हमारे पास ये सही है। एंड ट्रेजरी बिल्स आर एग्जांपल ऑफ जीरो कूपन सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही है, ये भी हमारे पास करेक्ट है। हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा बोथ 1 और 2 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 44 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज इज इम्पोज टू टारगेट इंपोर्ट्स विच आर एट सब्सटेंशियल लो प्राइस। देखो चाइना अपने मोबाइल फोन बहुत सस्ते दाम पर यहाँ पे डंप करता है यहाँ की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। सो अब हमारे पास ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी, मतलब इंडिया हमारे पास काउंटरवेलिंग डंपिंग को बचाने के लिए काउंटर एंटी डंपिंग ड्यूटी डालेगी। बट काउंटरवेलिंग में क्या होता है, सब्सिडीज, जब जो चाइना की जो कंपनी है, चाइना की जो गवर्नमेंट है वो Xiaomi को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देती है, उसीलिए तो वो अपने मोबाइल बहुत सस्ते दाम पे वो बेच पाती है। तो उस सब्सिडीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वहाँ की जो फ़ोन जब यहाँ पे इंपोर्ट की जाती है तो उस पर काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ लगाती है, नॉट ऑन अ सब्सटेंशियल लो प्राइस। बहुत जैसे हमारे पास कोई चीज़ बहुत सस्ते में आ रहा है इंडोनेशिया से, उस पर जो टैक्स लगाता है हमारा गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी। गलत है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, जो हमारे पास बहुत कम पैसे पे जो आ रहा है, जैसे कि हमारे पास जो यहाँ की जो मार्केट है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, है ना। तो देखो ऐसा याद नहीं है, हम लोग काउंटरवेलिंग को याद है सब्सिडीज़ के बारे में, सब्सिडीज से ज़्यादा सोचने से कुछ सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा एम है यहाँ पे। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ दिमाग में, सब्सिडीज़ की बात करनी है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ मतलब यहाँ पे बात करनी है लो प्राइस की। सो काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ में यहाँ पे लो प्राइस आ रहा है, तो इट इज इनकरेक्ट, है ना। लो प्राइस के बारे में बात करते हैं, मतलब हमारे पास आता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, ठीक है। और काउंटरवेलिंग CS है ना, कंप्यूटर साइंसेस CS मतलब काउंटरवेलिंग मतलब सब्सिडीज, ठीक है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज इम्पोज टू टारगेट द इफेक्ट ऑन सब्सिडीज ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। देखो जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज होता है जब लो प्राइस पर आता है तो एंटी डंपिंग लगाया जाता है। काउंटरवेलिंग हमारे पास कब लगाया जाता है, जब सब्सिडीज मिलता है भाई, जैसे चाइना गवर्नमेंट बहुत सब्सिडीज देती है, इसलिए वहाँ पे सस्ते रहते हैं दाम, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बोथ ड्यूटीज दैट इज CVD एंड ADD आर लेविड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बोल रहा है। जो काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ होते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लगाता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। दिस CVD एंड ADD आर टैरिफ बैरियर, नो दिस आर नॉन टैरिफ बैरियर, दिस आर नॉन टैरिफ बैरियर। सो हमारे पास नॉट करेक्ट पूछा है, सारे के सारे यहाँ पे नॉट करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल दी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज करेक्ट। सो हमको पता है जो कर्व होता है प्राइस डिमांड का, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड भी बढ़ता है, क्या डिमांड घटता है, ओके। प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड क्या होता है, घटते जाता है। प्राइस बढ़ने के साथ, सपोज यहाँ पे प्राइस है, डिमांड है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होते जाता है, कम होते जाता है, ओके। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ चेंज इन द डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 47 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों फंड करेंगे। एंड इट हैज़ बीन लॉन्च फॉर अ 5-year पीरियड 2021-22 टू 2025-26, 21-22 से 25-26 तक लॉन्च किया गया है 5 साल के लिए। एंड इज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इम्प्लीमेंट करेगा। एंड इट कवर ऑल स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 1 to class 8 ऑफ द गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड चिल्ड्रन स्टडिंग इन बाल वाटिका इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, ठीक है। जो बाल वाटिका में जो चिल्ड्रन पढ़ते हैं उनको गवर्नमेंट एडेड स्कूल, एंड जो 1 से लेकर 8 तक गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सब, दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड वर्ल्ड बैंक रिसेंटली इशूड डेली डिक्लेरेशन। देखो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में कुछ होगा, तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर, नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड। The principle of representation was introduced for the first time in this act. 3/4 of the budget could be scrutinized by voting process. Supplementary could not be asked nor could answer to any question be discussed. Which of the given features above not form part of the Indian Council Act of 1892? ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही फीचर है जो कि स्टेटमेंट नंबर, जो फीचर नंबर 3 है, यहाँ पे बोलता है कि
3/4 ऑफ बजट कुड बी स्क्रूटनाइज। नो, बजट पे वोट नहीं कर सकते, बजट पे वोट नहीं कर सकते, ये बोलता है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1892। क्वेश्चन 50 है कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू लॉस ऑफ सिटीजनशिप एज पर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अपॉन डिक्लेरेशन रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप बाय इंडियन सिटीजन, माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन डज नॉट लूज सिटीजन। नहीं भाई, वो माइनर चाइल्ड भी लूज कर जाएगा अगर रिनंसिएशन करेगा तो इंडियन सिटीजन। द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन, अब 18 साल के बाद उसके ऊपर है कि वो चाहे तो ले, ना तो नहीं ले। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय एनी सिटीजन डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर in which India is engaged, बिल्कुल सही है। कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय यूनियन गवर्नमेंट अप्लाइज व्हेन सिटीजन हैज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सो